A very good mornings, dear all learners, students and listeners। आप सभी का स्वागत इस व्याख्यान में। आज का जो हमारा व्याख्यान है उसका विषय एकीकृत रोग प्रबंधन, जिसको हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इन फिश कल्चर। ये टॉपिक इससे पहले हमने इसमें फिश डिजीज़ के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मछलियों में विभिन्न प्रकार के रोगों का जो डिटेल हमने बात की थी, उसमें वायरल डिजीज़ की बात की थी, बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की थी और पैरासिटिक डिजीज़ की बात की थी, फंगल डिजीज़ की बात की थी। और जितने भी प्रकार के रोग एक जलाशय में मछली के लिए जो रहते हैं उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, और कभी कभी फंगल डिजीज़ भी अधिक मात्रा में रहता है। तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ थे या फंगल डिजीज़ थे, हम उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी। कैसे उनका हम उपचार कर सकते हैं, कैसे हम उनको थोड़ा कम कर सकते हैं, वो भी हमने जिक्र किया था इससे पिछले अध्याय में। इस अध्याय में हम एक इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसको हम IDM कहते हैं। तो एकीकृत रोग प्रबंधन ये क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम मछलियों में जो होने वाली जो रोग हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उनका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, और कैसे हम एक अच्छा जो प्रोडक्शन है एक तालाब में, एक जलाशय में, कैसे मत्स्य उत्पादन हम कर सकते हैं, कैसे हमारे इनकम की सोर्स बढ़ सकते हैं, कैसे हम उनके जो तकलीफ़ें जो मछलियों को होती हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो स्वागत इस सत्र में, इस व्याख्यान में आप सभी का। और इसकी शुरुआत हम करते हैं। रोग प्रबंधन क्या है, इसका हम एक परिचय इसमें देना चाहेंगे। जिस तरीके से हमारी जो आम जीवन होता है, विभिन्न प्रकार के हमें परेशानियां होती हैं। कभी बुखार आता है, कभी टाइफाइड किसी को हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी वायरल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से मनुष्य के सामान्य जो जनजीवन होता है वो प्रभावित रहता है इन चीज़ों से, उसी तरीके से एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी ये परेशानियाँ लगी रहती हैं। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हमें भी कभी मौसम चेंज होता है तो, या फिर सर्दियों में, या फिर अत्यधिक गर्मी पड़ने से कहीं न कहीं इंसान के जीवन में भी ये चीज़ें रहती हैं। कई सारे रोग आते हैं, हम उनकी रोकथाम भी करते हैं, उनके उपचार भी करते हैं। उसी तरीके से जो रोगों का प्रबंधन है एक एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, मछलियों के लिए हम विशेषकर बात कर रहे हैं। हमारे इस सत्र में हम एक्वाकल्चर में फिश एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं। तो मछलियों का क्या कौन कौन से रोग उनमें होते हैं, उनका कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, अर्थात जो उनकी इम्यूनिटी है उसको हम कैसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले अध्याय में हमने जब सीड सिलेक्शन की हमने बात करी थी कि कैसे हम मछली के बीज की पहचान करके हम कैसा बीज लेना चाहिए, कैसे हमें जो प्रजाति चयन करना पड़ता है। उसके बावजूद भी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे मछलियों में रोग लग जाते हैं। तो रोग प्रबंधन का अर्थ है कि रोगों की पहचान करना, उनका रोकथाम करना, उनके उपचार करना, उनके उपचारों की समेकित एक जो प्रणाली है, हम उस प्रणाली की बात करते हैं। तो ये रोग प्रबंधन है पूरा। कैसे हम डिजीज़ को मैनेज करते हैं, कैसे हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। हम अगर रोगों को पहचानेंगे नहीं, हमें उनकी अगर प्राइमरी रूप से पहचान नहीं होगी, तो उससे मछलियों में मोर्टेलिटी आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमने समय के अनुसार रोकथाम नहीं किए तो उनमें मोर्टेलिटी आने की पूरी संभावना होती है। तो जलीय जीवों में जो रोग होता है वो हमारे जो उत्पादन है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन हमारे जलाशय में होना है, उसको कम कर देते हैं। और अगर प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, चूँकि हमारा एक रोज़गार का ये साधन है, और हमारी मार्केट डाउन हो जाएगी, हम मार्केट में अपना
जो प्रोडक्शन है उसको हम नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना प्रोडक्शन होगा नहीं। अल्टीमेटली जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक जो लॉस होगा वो हमें हो जाएगा। तो इसलिए समयानुसार रोग की पहचान करना और रोकथाम करना और उसका उपचार करना। अगर डिजीज मैनेजमेंट हमारे पास है तो हम आर्थिक हानि नहीं हो सकती है। तो जो प्रभावी रोग हैं, उन प्रभावी रोगों का जो प्रबंधन है वो अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये है एक रोग प्रबंधन और उसका परिचय। इसमें हम सारी चीज़ों को समयानुसार पहचानना, अपने जलाशय में अपने मछलियों की पहचान करना, क्या क्या पहचान होती है। जैसे हमने पिछले अध्याय में जिक्र किया था कि अगर किसी प्रकार के रोग मछली को लगते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल है, चाहे वो पैरासिटिक डिजीज है, या फिर वायरल डिजीज है, या फिर फंगल डिजीज है, कहीं न कहीं से मछलियों में उनमें जो तैरने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा कम होती है या कम हो जाती है उस दौरान। और खाने पीने की अगर हम बात करें, फूड एंड फीडिंग हैबिट जो उनकी होती है, तो डेली जिस तरीके से जो फीडिंग हैबिट होती है वो फीडिंग हैबिट भी कम हो जाती है। उनकी जो खाना खाने की जो क्षमता है वो भी कम होने लग जाती है। और इसके अतिरिक्त बॉडी जो उनका शरीर होता है, जो फिश में स्किन होती है, उसके ऊपर कहीं न कहीं चकत्ते से आ जाना, लालिमा से आ जाना, या किसी रोग में रुई की तरह दानेदार फफूंद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं कि हम कैसे उसको थोड़ा पहचान सकते हैं कि इस मछली में रोग लग गया है और किस तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक विधि होती है कि हम उसको एक क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, या फिर उनको निकाल करके नमक के पानी में थोड़ा डिप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनमें जो रोग है या जो शरीर में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा उनको रिलैक्स हो जाएगा, और कुछ समय के लिए हम उनको क्वारंटाइन भी कर सकते हैं ताकि अन्य मछलियों को रोग ना लगे। तो ये सारी चीज़ें रोग प्रबंधन है, ये एक डिजीज मैनेजमेंट है। रोगों के प्रकार हमने मुख्यतः जो 4 प्रकार के रोग होते हैं, चाहे उसमें बैक्टीरियल जीवाणु जनित जो रोग होता है, वायरल विषाणु जनित जो रोग होता है, परजीवी जनित जो पैरासाइटिक जो डिजीज़ होते हैं, कवक जनित रोग जिनको फंगल डिजीज भी कहा जाता है, ये सारे कवक जनित रोग हैं। तो प्रत्येक की जो पहचान करना और उपचार ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। हमने जब डिजीज के बारे में बताया था पिछले अध्याय में, तो हमने कैसे जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में बताया था, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनका कैसे हम उपचार कर सकते हैं। वायरल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनका हम कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, और जो पैरासिटिक डिजीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, हम उनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। फंगल डिजीज़ उनकी कैसे पहचान होगी, फिर उनका उपचार कैसे होगा, ये हमने थोड़ा जिक्र किया भी था। और डिटेल में हम और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किन किन चीज़ों से ये होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इनका उपचार होता है, क्योंकि प्रत्येक जो रोग होता है उसमें विभिन्न प्रकार के उपचार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे सामान्य जनजीवन में हमें विभिन्न प्रकार के फंगल डिजीज़ होता है तो हमें उस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। वायरल डिजीज़ होता है, हमें उस प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं, हम उस प्रकार की दवाइयों को लेते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मछलियों के लिए भी लागू होती हैं और हम उनका भी इलाज इसी तरीके से करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने जो वैक्सीनेशन करना है या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जो हमारे मत्स्य वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, हमें उनसे थोड़ा सा राय मशवरा इस विषय पर लेना होता है ताकि हम सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और बाकी जो उपचार होते हैं, थोड़ा बहुत जो घरेलू उपचार हम कह सकते हैं, उनको हम अपने स्तर से दे सकते हैं, जिससे मछलियों में रोग प्रतिरोधक जो उनकी क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ा सा बरकरार रहे, वो थोड़ा सा बढ़े, ताकि वो सर्वाइव करने की एक परिस्थिति में आ जाए।
रोगों के जो सामान्य कारण होते हैं वो हम इसमें और जिक्र करेंगे, जिससे हम और पहचान भी कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं। तो मछलियों में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः जैसे जल का अशुद्ध हो जाना। जल का अशुद्ध हो जाने से तात्पर्य है कि जो पानी की जो वाटर क्वालिटी होती है, जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, हम उसका मेजरमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं या हम नहीं किया, लंबे समय तक नहीं किया, जिससे क्या होगा पानी में, चाहे वो टेम्परेचर की हम बात करें, तापमान की बात करें, या फिर उसमें हम पीएच की बात करें, या फिर हम उसमें जो घुलित जो ऑक्सीजन होती है जो बहुत महत्वपूर्ण एक्वाटिक एनिमल्स के लिए होती है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करें, या फिर हम उसमें अमोनिया की बात करें कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और कितनी पहुंच गई है, या फिर हम NO3 की बात करें, या फिर हम NO2 की बात करें। ये सारे जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पानी को जो है वो इस तरीके से अशुद्ध कर देते हैं कि मछलियों के लिए श्वसन प्रक्रिया नहीं हो पाती है और उनमें जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी कई मुख्य रोग पैदा कर देते हैं। इसके बाद है अत्यधिक पानी का घनत्व हो जाना। डेंसिटी हाई अगर हो जाएगी तो उससे भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पौष्टिक आहार की कमी, यदि हमने मछलियों का पालन किया है अपने जलाशय में या अपने फिश फार्म में, तो हम अगर वहाँ पर पौष्टिक आहार अगर मछलियों को नहीं देंगे तो उससे भी क्या होगा कि मछलियों में रोग होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो ये पौष्टिक आहार जो एक न्यूट्रिटिव जो उसकी फीडिंग है, जो न्यूट्रिशन है, वो हम उसमें प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, या जितना उसको ज़रूरत होती है विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, ये सारी चीज़ें अगर उसमें नहीं हो पाएंगी तो भी उस पौष्टिक आहार की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हो गया संक्रमित बीज या फिर उपकरण की हम बात करें तो संक्रमित बीज की बात करते हैं कि यदि हमने सीड का सिलेक्शन इस प्रकार की किया है या बीज का जो सिलेक्शन हमने किया है उसमें हमने थोड़ा सा सावधानियां नहीं बरती, या फिर वो इन्फेक्टेड थे, तो इन्फेक्टेड होने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन होगा वो फैलते जाएगा, वो पूरे तालाब में जो है, पूरी मछलियों में जो है फैलते जाता है। तो बीज का संक्रमित होना भी एक मुख्य कारण हो जाता है रोगों का। उपकरणों की हम बात करें, विभिन्न प्रकार के हम उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी हम सैनिटाइज करके रखें। किस तरीके से हमें उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हमने उसको सैनिटाइज नहीं किया है तो भी उसमें रोग उत्पन्न होने की चांसेज, जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना, वो बढ़ जाती है। तो रोग निवारण जो है, हेतु कारणों की जो पहचान है, वो हमारी सबसे आवश्यक एक पार्ट है। अगर हम रोगों की पहचान नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा समय के अनुसार, तो हम उसका निवारण नहीं कर पाएंगे। तो रोग निवारण हेतु जो कारण हैं उनकी पहचान भी उतनी ही आवश्यक होती है। ये मछली के विभिन्न प्रकार के रोग हैं जिसमें एंकर वॉर्म भी है और लीचेस का भी है। और ये सेकंड जो स्लाइड है इसमें जो बैक्टीरियल डिजीज वगैरह कुछ मछली के हैं वो इस चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं। आज हम जो विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हैं वो एकीकृत रोग प्रबंधन की है। तो जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, इससे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें रोग प्रबंधन को समझना बहुत आवश्यक भी होता है। तो इंटीग्रेटेड जो एकीकृत रोग प्रबंधन है, एक ऐसी समग्र प्रणाली जो रोगों की रोकथाम, उनकी नियमित निगरानी, उनका प्रारंभिक उपचार, पर्यावरणीय संतुलन, ये सारी चीज़ों को मिला करके जो रोग नियंत्रण सुनिश्चित करती है, इसको हम IDM सिस्टम कहते हैं। एक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम यानी एकीकृत रोग प्रबंधन की प्रणाली है। सारे रोगों की रोकथाम करेंगे, नियमित रूप से, दैनिक रूप से उनकी निगरानी हम रखेंगे कि कहीं उनमें कोई तैरने की क्षमता कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं सरफेस लेवल पर मछलियाँ ऊपर की तरफ आ रही हैं, कहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है, या फिर हम बात करें टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या pH ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें वाटर लेवल पर भी देखनी पड़ेगी और इसके अतिरिक्त भी जो नियमित निगरानी उसकी हम रखेंगे वो भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। और नियमित निगरानी करने के बावजूद यदि ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उसका हम प्रारंभिक रूप से, जो प्राइमरी रूप से जो ट्रीटमेंट उसका होता है, जो उसका उपचार किया जाता है, वो हमें रखना पड़ेगा, वो हमें करना भी पड़ेगा।
साथ ही पर्यावरणीय संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस भी करना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें एक आईडी यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। रोकथाम सर्वोत्तम उपाय, क्योंकि समय से यदि हमने ये रोगों को पहचान लिया और समय से हमने उनकी रोकथाम कर ली, वो हमारा सर्वोत्तम उपाय होता है। एक जलाशय में, एक तालाब में, पॉन्ड सिस्टम में, फार्म में मछली उत्पादन करने के लिए, क्योंकि रोकथाम उपचार से बेहतर है। उपचार करने की नौबत ना आए, इसके लिए हमें उनकी पहचान जरूरी है, हमें रोगों की पहचान करनी जरूरी है, हमें उनके लक्षणों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें उनके लक्षणों का ज्ञान हो जाएगा तो हम वहीं से रोकथाम करना शुरू कर देंगे, तो उपचार करने की हमारी नौबत नहीं आएगी। तो रोकथाम उपचार से बेहतर, तो यह सिद्धांत मछली पालन में भी लागू होता है और यही सिद्धांत हमारे आम जनजीवन में भी लागू होता है कि कैसे हम उपचार से पहले उन रोगों की रोकथाम करना शुरू करते हैं। तो रोकथाम इसलिए ज़रूरी है। रोगों की रोकथाम के लिए हमें साफ पानी, हमें संतुलित आहार, हमें जैव सुरक्षा, जितनी भी बायो सिक्योरिटी होती है ये बहुत आवश्यक होती है। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें पोषण युक्त आहार नहीं दिया, यदि हमने पानी को साफ नहीं किया, तो हम रोकथाम की तरफ नहीं जा पाएंगे, फिर हमें उपचार की तरफ जाना पड़ेगा। तो जितना संभव है रोकथाम के लिए हमें पानी की निगरानी करना, बैलेंस डाइट का देना और बायोसिक्योरिटी का होना, ये अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जल गुणवत्ता में प्रबंधन, कैसे हम वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिनमें जैसे कि जल के जो मुख्य घटक होते हैं, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हम पीएच की बात कर रहे हैं, तापमान की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट का संतुलन, ये मछली के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और नियमित परीक्षण और इनकी रिकॉर्डिंग आवश्यक होती है। यदि हमने अपने तालाब में मछलियों का पालन करना है तो हमें डेली जो पीएच मेजरमेंट आवश्यक है, तापमान कितना है, हमें वो भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ऑक्सीजन का लेवल क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का, वो भी हमें रीडिंग नोट करनी है। अमोनिया का लेवल क्या है, नाइट्रेट का लेवल क्या है, क्योंकि अगर हम इसको डेली रूटीन में रखेंगे, जैसे आज की डेट में हमने आज की तारीख से मछली पालन का हमने कारोबार शुरू किया है, तो हमें आज की तारीख से वो चीज़ें, पीएच कितना है, उसका तापमान आज कितना है, ऑक्सीजन कितना है, अमोनिया का लेवल कितना है, तब जा कर के हम अगर कभी नाइट्रेट का लेवल बढ़ गया या अमोनिया का लेवल बढ़ गया, हम तुरंत जो है उसके रोकथाम के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे, उन्हीं का प्रारंभ कर देंगे हम। तो हम उपचार की सीमा तक नहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि हमें इन चीज़ों की पहचान भी आवश्यक है और इनका जो डेली रूटीन में जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से जो टेस्ट हम करते हैं वो बहुत आवश्यक है, ताकि हम रोकथाम पर ही चीज़ों को जो उनके रोग हैं उनको हम वहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद ये कुछ प्रजातियां हैं, कैसे बैक्टीरियल रोग अगर लग जाता है तो मछली की स्थितियां कैसे हो जाती हैं, कैसे कैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये पूरे तालाब में जो है इन्फेक्शन किस तरीके से फैल जाता है। इससे हमारी सारी मछलियों में जो है वो मोर्टेलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। बायोसिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बायोसिक्योरिटी का तात्पर्य हमारा रोग फैलने से रोकने की जो प्रक्रिया होगी वो सारी बायोसिक्योरिटी की प्रक्रिया कहलाएगी। संक्रमित जो मछलियां हैं उनको अलग करना, ये हमारा सबसे पहला कदम है। क्वारंटाइन करना जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होगा कि यदि एक तालाब में हमारे मछलियां हैं, अगर एक दो मछलियों में भी कोई वायरल डिजीज़ अगर आपको मिल रहा है, ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, या फिर किसी में बैक्टीरियल डिजीज़ के लक्षण मिल रहे हैं, या फिर किसी में जो है पैरासाइटिक डिजीज़ के लक्षण मिल रहे हैं, या फिर किसी में जो है फंगल डिजीज़ के लक्षण मिल रहे हैं, तो हमें उसी समय जितने भी इन्फेक्टेड जो स्पेसीज हमारे वहाँ पर हैं, हमें उनको अलग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी हम उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे अपने जलाशय के लिए, अपने मछलियों के लिए, चाहे उसमें लेंथ वेट मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, या फिर हम पीएच मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं, या अमोनिया के लिए कर रहे हैं, तो जितने भी हम उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके भोजन के लिए अगर कोई उपकरण का इस्तेमाल किया है,
तो जितने भी हमारे पास उपकरण होंगे उनके हम नियमित रूप से सफाई भी करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी जो गेस्ट जिनका आना जाना उसमें लगे रहता है, तालाब की या जलाशय की तरफ या फार्म की तरफ में, वो भी हमें जो आगंतुक होंगे उनमें भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है इससे भी हमें कई प्रकार की मछलियों में जो डिस्टरबेंस होता है वो देखने को मिल जाता है, या ऐसे रोगों की संभावना मिल जाती है, संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है। तो इसलिए हमें जो आगंतुक होंगे उनमें भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बायोसिक्योरिटी थी, ये बायोसिक्योरिटी के अंदर आते हैं, और इन बायोसिक्योरिटी का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है ताकि जितने भी उसमें जो डिजीज़ हैं वो फैलने से हम रोक सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हमें अपनानी होंगी। तो ये बायोसिक्योरिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके बाद हम संतुलित आहार की बात करते हैं। बैलेंस डाइट हमें कैसे फीडिंग करानी है। हमने इससे पहले अध्याय में भी डाइट के बारे में, फीडिंग कैसे की जाती है, मछलियों को हम कैसे खाना खिला सकते हैं, क्या उनको खाना खिलाने की जो प्रक्रिया होती है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो बैलेंस डाइट जो है वो संतुलित आहार और पोषण, उसकी अगर कमी होगी, अगर पोषण की कमी होगी तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होगी वो भी घटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि विटामिन सी की हम बात करें, मिनरल्स की बात करें, इम्यूनो जो सिस्टम है जिससे पूरी मछली का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है। अगर ऐसा युक्त जो आहार है, जो खाना है, जो मछलियों की डाइट है, वो मछलियों के रोग से बचाता है। और अगर हमने इस प्रकार के आहार का इस्तेमाल नहीं किया जिसमें पोषण नहीं है, तो या विटामिन की कमी है या मिनरल्स की कमी है, तो हमें मछलियों में रोग दिखने को मिलेंगे। तो संतुलित आहार का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पूरा इम्यून सिस्टम उसका डेवलप हो सकता है। वैक्सीनेशन एक दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वैक्सीनेशन तो कुछ रोगों के लिए जो टीके हैं वो उपलब्ध होते हैं, जैसे एरोमोनास का है, स्ट्रेप्टोकोकस का जो इन्फेक्शन होता है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो या तो इंजेक्शन के जरिए या बाथिंग के जरिए या फिर ओरली हम उसमें मौखिक रूप से भी दे सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को उसकी बढ़ाते भी हैं। हालांकि वैक्सीनेशन का जो इस्तेमाल है, हमें वो जितने भी वैज्ञानिक होंगे, जो फिश साइंटिस्ट होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, हमें उनकी जो सहमति होगी या उनकी जो हमने एडवाइस ली होगी उसके आधार पर करेंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन हमें हमेशा जो है एक स्पेशलिस्ट के आधार पर, उनकी एडवाइस के आधार पर ही, उनकी सलाह के आधार पर ही करनी चाहिए। और ये करेंगे तो हमारी मछलियों में जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी। वायरल डिजीज और कुछ फंगल डिजीज़ के भी इसमें, और जिससे मछलियों में जो शरीर है उसमें ऊपरी जो स्किन होती है उस भाग में, चाहे वो कोडल फिन में देखिए, पेक्टोरल फिन की तरफ देखिए या हेड रीजन में देखिए, कहीं ना कहीं उसमें जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिससे हम थोड़ा ये पहचान कर सकते हैं कि मछलियों में इस प्रकार का रोग है, ताकि हम उसके रोकथाम की तरफ जा सकें। तो रोगों की जो निगरानी है, कैसे करेंगे हम रोगों की निगरानी। प्रतिदिन जो मछलियों की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जो गतिविधियाँ उनकी होती है, चाहे वो आहार सेवन की गतिविधियाँ हैं, चाहे उनकी तैरने की गतिविधियाँ हैं, चाहे उनके रोज़ के रहने सहने की जो गतिविधियाँ हैं, जो उनकी हैबिटेट्स होती हैं, उस पर जो चेंजेज आ जाते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है कि डेली कैसे तैराकी लेते हैं मछलियाँ, या फिर डेली कैसे फीडिंग करते हैं। हमने जब फीड एंड फीडिंग की हम बात कर रहे थे, हमने तब भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें कैसे मछलियों में आहार देना चाहिए, हमें किस जगह से देना चाहिए। हमें एक फिक्स उसमें जगह रखनी पड़ती है कि हमें इस जगह से जो है मछलियों को खाना देना है, कितनी मात्रा में देना है, बॉडी वेट कितना है, उसका कितना % हमें खाने का देना होगा। ये सारी चीज़ें अगर हमने ध्यान में रखी और प्रतिदिन के रूप से हमने आहार दिया और बैलेंस डाइट करी, तो रोग नहीं आएंगे। तो निगरानी यही है कि हमें पर डे दैनिक रूप से उनकी गतिविधियों पर और आहार सेवन पर निगरानी करनी होगी। और जितने भी प्रकार की जो संदिग्ध अगर आपको लगती हैं, कुछ सस्पेंडेड अगर लगती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे
उनकी जांच करना शुरू कर देंगे, चाहे वो माइक्रोस्कोप के जरिए करें या लेबोरेटरी से जहाँ पर भी हम करेंगे। तो जितना भी हमें सस्पेंस वहाँ पर रहेगा तो हम उनको जो है अलग करेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे या फिर उनकी जांच करेंगे या फिर उनका उपचार करेंगे, ताकि और मछलियों में वो रोग फैलने की संभावना थोड़ा कम रहे। जितने भी प्रकार के जो रोग हैं उनका हमने निदान और उपचार, चूँकि जो निदान कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या विधि है, उपचार की क्या विधि है, औषधीय उपचार अगर हम करना चाहें तो निदान की विधियां हैं कि जैसे आधुनिक अगर जो ट्रीटमेंट चलता है, जैसे PCR करते हैं, एलिजा करते हैं, एलिजा टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक या फिर फेस कल्चर टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो PCR के जरिए होता है, एलिजा के जरिए होता है, और माइक्रोस्कोपिक के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये सही समय पर जो सही निदान है वो पूरे उपचार को प्रभावी बना देता है। और जो औषधीय उपचार होता है, औषधीय उपचार में जैसे बैक्टीरियल जो इन्फेक्टेड डिजीज़ है, जीवाणुजनित जो रोग हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हम देते हैं। और एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे तो उनके लिए नियंत्रण भी और उनका प्रयोग बहुत आवश्यक है। अनावश्यक प्रयोग से प्रतिरोध जो उसके प्रतिरोधकता होगी वो विकसित होती है। तो अगर हमें वैक्सीनेशन करना है या एंटीबायोटिक देनी है तो इसके लिए हमें कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है, औषधि जो उसका उपचार है, इस तरीके से किया जा सकता है। ये कुछ फंगल डिजीज जिसमें सेरोलैक्निया जो डिजीज़ होता है, किस तरीके से स्किन के ऊपर जो है रुई की तरह ऊपरी भाग जो आउटग्रोथ हो जाती है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो हम एक पहचान सकते हैं कि इस स्पेसीज में फंगल डिजीज हो चुका है और हम इसको कैसे उपचार की तरफ ले जाएं, कैसे हम इसका संरक्षण करें, कैसे हम इसको क्वारंटाइन कर सकते हैं ताकि ये रोग जो है तालाब में अन्य मछलियों को ना फैल सके। इसके जो लक्षण हैं, जो फंगल डिजीज था वो हमने इसके पिछले अध्याय में भी बताया था कि हमने उसका नियंत्रण कैसे करना है। बाकी चीज़ें जो सिम्टम्स, हमारे जो लक्षण होते हैं रोगों के, उनकी क्या कॉज होते हैं, उनकी क्या प्रिवेंशन है और पारंपरिक और प्राकृतिक उपचार क्या हैं, वो हम जिक्र करेंगे इस व्याख्यान में। जैसे नीम का हम प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, त्रिफला का प्रयोग करते हैं। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको पानी में मिला करके रोग निवारण किया जा सकता है और ये एक पारंपरिक तरीका भी है और बहुत यूज़फुल, बहुत उपयोगी तरीका भी है, जिसको एक हम नेचुरल रूप से जो ट्रीटमेंट की बात करें तो नेचुरल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें नीम का और त्रिफला ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और हल्दी भी, इनको हम अगर पानी में मिलाएंगे तो हमें किस तरीके से उसका निवारण करना है, कौन सा रोग लगा है, हम कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है, जैविक नियंत्रण जिसको हम कहेंगे, वो प्रोबायोटिक्स और बायोटिक, बायोफ्लॉक जो टेक्निक होती है, प्रोबायोटिक्स और बायोफ्लॉक टेक्निक। बायोफ्लॉक टेक्निक से भी हम कई सारी जो रोग होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जो बायोफ्लॉक टेक्निक होती है जिसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण RS टेक्नोलॉजी की भी बात करी थी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे जो पानी है उसको बहुत स्वस्थ बनाते हैं, बहुत हेल्दी बनाते हैं, जिसमें मछलियाँ जो है आसानी से सांस ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें बराबर रहे, अमोनिया की मात्रा उसमें कम से कम रहे ताकि वो रिसर्कुलेट हो जाए और पानी का हम दोबारा से उपयोग कर लें। पानी हेल्दी रूप से जो है मछली के लिए फ्लो करने में, तैरने में और सहायता ले और ऑक्सीजन लेने में जो है बहुत हेल्प रहे। तो ये बायोफ्लॉक टेक्निक्स और प्रोबायोटिक्स की बातें हैं जो जैविक नियंत्रण के अंदर आती हैं। इसमें जो जितने भी जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक जो रोगाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है वो बायोफ्लॉक में होती है और प्रोबायोटिक्स में होती है। तो ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। पर्यावरणीय कुछ प्रबंधन होते हैं जिनको हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करें तो जो फिश फार्म होता है, कैसे पर्यावरण का हम पर्यावरणीय प्रबंधन कर सकते हैं। फिश फार्म की सफाई करना,
अपने जलाशय की सफाई करना, अपने सामान्य जो तालाब हमारा मछली का है हम उसकी सफाई करें। जल प्रवाह की उचित व्यवस्था करना। जल प्रवाह की उचित व्यवस्था का तात्पर्य है कि उसका आउटलेट और इनलेट पर हमारा कंट्रोल, कितना उसमें पानी का टेम्परेचर है, कितना उसमें पीएच है, कितना नाइट्रेट और कितना नाइट्राइट की और कितना अमोनिया, ये सारी चीज़ें अगर हमारे डेली रूटीन में अगर रीडिंग के रूप में आएंगी, अगर हम इनको रोज़ प्रतिदैनिक रूप से अगर हम इनको नोट करेंगे तो हम अपने जल प्रवाह की व्यवस्था को भी उसी तरीके से बदल सकते हैं ताकि जल में होने वाली जो गंदगी है वो कम से कम रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने आउटलेट कर दिया, पानी को बाहर कर दिया और उसी प्रकार से जो पानी ताज़ा शुद्ध पानी जो आ रहा है अगर वह लगातार उस मात्रा में चल रहा है तो इससे कई सारी जो रोग होने की संभावना है वो कम हो सकते हैं। और जो अपशिष्ट का प्रबंधन है, जो एक्सक्रेटरी मैटर जो उसका है, उसका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो रोग नियंत्रण है उनमें सहायता मिलेगी। ये पर्यावरणीय प्रबंधन है। साथ ही संक्रमित मछलियों का निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं। जितने भी डेड फिशेज हैं, जो स्पीसीज हैं, अगर कोई मृत अवस्था में हो गई या फिर कोई इन्फेक्टेड हो गई, चाहे वायरस से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे पैरासाइट से हो, चाहे फंगस से हो, तो जितने भी संक्रमित प्रकार की जो मछलियाँ होंगी उनको हमें तुरंत जो है अलग स्टॉक टैंक हो या फिर अलग तरीके से हम उनको निकाल सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं ताकि वो दूसरे को इन्फेक्शन न फैला सके। साथ ही या फिर ऐसे मृत अवस्था में पहुँच गई तो फिर उन्हें गड्ढे में दबाकर या चूने से, लाइम से क्या होगा उससे जो सड़ने की प्रक्रिया हो जाती है वो चलेगी, तो चूने से निष्क्रिय भी कर सकते हैं, उससे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो हमारे तालाब के आसपास नहीं होनी चाहिए, वो हमारे जलाशय के आसपास नहीं होना चाहिए, फिर वो हमारे फिश पॉन्ड के आसपास या फिर हमारी जो फिश फार्म है, हमने बड़े स्तर पर अगर फार्मिंग करनी है, मछलियों का प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आसपास इन चीज़ों को हम खुली जगहों पर नहीं रह सकते हैं। खुली जगहों पर रखने से क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर से बढ़ सकते हैं, दूसरी मछलियों में या दूसरे तालाबों में, फार्म में, आसपास में उनको हम खुले में नहीं रख सकते। तो इसलिए इनका उपाय, इनको हम अलग करके या तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें या फिर गड्ढा बना करके इस तरीके से वहाँ पर दबा कर रख देंगे ताकि इन्वायरमेंटली जो है हम कंट्रोल कर सकें। पर्यावरणीय रूप से हमें इन्फेक्शन, हमारे मछलियों में इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। उपचार के बाद निगरानी। उपचार के बाद भी मछलियों की नियमित जांच आवश्यक है, चाहे हमें बैक्टीरियल डिजीज़ हुआ है या मछली को, या फिर वायरल डिजीज़ हुआ है या फिर पैरासिटिक डिजीज़ हुआ है या फिर हमने उनका उपचार कर लिया है, लेकिन उपचार करने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम उसके बाद नियमित जांच नहीं करेंगे। उपचार के बाद भी हमें 7 से 10 दिन, 12 दिन तक जो है, या इवन मैक्सिमम 15 दिन तक जो है, हमें पूरे जलाशय में, पूरे फिश फार्म में उसकी डेली जो निगरानी है वो बहुत आवश्यक है कि हमारा जो उपचार है वो सही दिशा में है या नहीं है, या फिर उपचार के बाद इस रोग की क्षमता कम हो रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी मछलियों में भी फैल रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनका जो डेली रूटीन है उसमें कुछ दिक्कतों का सामना आ रहा है। तो इसलिए ये अपनी कस्टडी में रख करके हम ये चीज़ें जो हैं 10 से 12 दिनों तक उनकी एक दैनिक रूप से जो निगरानी है वो बहुत आवश्यक होती है। ये एकीकृत रोग प्रबंधन जिसमें हमने जो टूल्स ऑफ द आईडीएम्स इसमें दे रखे हैं, तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के डिफरेंट रोल, चाहे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हो, चाहे वो कल्चरल कंट्रोल में हो, चाहे वो फिर फिजिकली हो या मैकेनिकल कंट्रोल है या फिर केमिकल कंट्रोल है या फिर अन्य प्रकार के जो आगंतुकों का जो प्रवेश है वो वर्जित हमने किया था। यह सारा एकीकृत रूप से डिजीज़ का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है जिसको हम सामूहिक प्रबंधन की पद्धति कहते हैं। इसको बोला जाता है कि क्लस्टर रूप में जो मैनेजमेंट है वो क्या सिस्टम है, पूरे क्लस्टर फॉर्म में होता है, सामूहिक रूप से होता है। क्लस्टर फार्मिंग में जितने भी आसपास के जो किसान होंगे वो एक साथ रोग की जानकारियों को साझा करते हैं। इससे क्या होगा, जो क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में जो है वो प्रकोप को हम रोका जा सकता है, या किसी प्रकार के ऐसे रोगों की संभावनाएं बढ़ गई हैं तो क्लस्टर फार्मिंग करेंगे। आसपास के जितने भी फार्मर्स हमारे होंगे वो सभी फार्मर भाई एक दूसरे को इन रोगों की जानकारी देंगे, उनको आपस में साझा करेंगे और क्षेत्रीय रूप में उस प्रकोप को हम मछलियों में होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है।
उसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता, ये 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हमें उसका प्रशिक्षण का तात्पर्य हमारी उसकी ट्रेनिंग, हमें उसका बारे में ज्ञान, कैसे मछली का प्रबंधन किया जाता है, कैसे रोगों का प्रबंधन किया जाता है, कैसे हम उनको जो है रोगों की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम उनके रोकथाम कर सकते हैं, और उसके बारे में जो जागरूकता की हम बात करें वो बहुत आवश्यक, क्योंकि मछली पालकों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश ये हमेशा देने भी चाहिए, और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें मछलियों का प्रोडक्शन सही मायने में करना है, हमें रोज़गार सही मायने में अपनाना है, तो जितने भी फिशरमैन हैं या फिर जो एक्वाकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने तालाब बना रखे हैं, जलाशय बना रखे हैं, फिश फार्मिंग करनी है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, उनको प्रशिक्षण लेना भी चाहिए और उनको बार बार दिशा निर्देश जाने भी चाहिए और उनको सीखना भी चाहिए, उनको जागरूकता भी होना चाहिए, ताकि वो स्वयं जो है प्राथमिक जो रोग हैं उनका प्रबंधन कर सकें। और रोग प्रतिरोधी जो प्रजातियों का है उनका भी चयन बहुत ज़रूरी है कि अच्छी इम्यूनिटी वाली जो मछली हैं, जो सीड हैं, जो अपने तालाब के लिए जिनका भी हम चयन कर रहे हैं फिंगरलिंग्स का, वो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमारे कई मायने में जो है आगे को हमें उनके रोगों से, उनको उपचारों की तरफ नहीं ले जाएगा, और स्वस्थ मछलियाँ स्वस्थ पानी में अच्छी तरीके से पनप सकती है। तो मछली पालन में ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो स्थानीय जलवायु और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हों। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर हमें वहाँ पर फिश फार्मिंग करनी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का पीएच कितना है, वहाँ का पानी की क्वालिटी कैसी है, तो ये हम पहले ही हमें इसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए, इसके बारे में हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, दिशा निर्देश भी होनी चाहिए, और हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी जागरूकता होनी चाहिए, ताकि हम ऐसी प्रजातियों का चयन करेंगे जो उस क्षेत्र में सही तरह से प्रोडक्शन दे सकें, जो अच्छी उस स्थानीय जलवायु जिनको सूट करे। तो जैसे रोहू है, कतला की स्पीसीज है, तिलापिया की स्पीसीज है, तो ये क्या करते हैं, कुछ हद तक प्रतिरोधी मानी जाती है। तो हमें ऐसी प्रजातियों का चयन करना बहुत आवश्यक होती है। फार्म की संरचना, उपकरणों की स्वच्छता, कैसे हमें फार्म का स्ट्रक्चर करना चाहिए, कैसे हमें स्थान का चयन करना चाहिए, फार्म का जो डिज़ाइन है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जो जल का प्रवाह उसमें लगातार बना रहे, संक्रमित जो जल है वो उसमें ठहरना नहीं है, उसका आउटलेट होना ज़रूरी, जल की निकासी और साफ़ सफाई के लिए उचित प्रबंधन ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। उपकरण हमने जितने भी इस्तेमाल करें उनकी साफ़ सफाई और स्वच्छता, मछली पालन में उपयोग होने वाले जितने भी उपकरण होंगे, चाहे वो नेट की हम बात करें, बकेट की बात करें या टैंक की बात करें, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी हमारे उपकरण होंगे, उनको उपयोग करने से पहले बाद में अच्छे से हमें साफ़ सफाई और धोना भी चाहिए। तो संक्रमण क्योंकि यहीं से फैलता है, यदि हमें संक्रमण को कम करना होगा तो हमें इसी स्तर से जो है निगरानी भी करनी पड़ेगी। तो जितने भी रोग जो फैला हुए हैं उनको रोकने के ये उपाय हैं, चाहे उसमें हम क्वारंटीन जो सिस्टम है तो क्वारंटीन की पद्धति हम करेंगे, नए बीज जितने भी फिश फिंगरलिंग्स होंगे उनको सीधे तालाब में हम नहीं डालेंगे, 10 से 15 दिनों तक क्वारंटाइन टैंक में रखें, और उसके बाद हमें टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे उस जलाशय के या फिर उस जलवायु के समकक्ष हैं या नहीं हैं। रोग फैलाव को रोकने के दूसरे उपाय, जैसे तालाब से दूसरे तालाब में, एक तालाब हमारे आसपास में बने हुए हैं, तो एक तालाब से दूसरे तालाब में जो उपकरण है या पानी का जो स्थानांतरण है वो हमें ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक तालाब में कोई उपकरणों का इस्तेमाल कर रखा है, उसको सैनिटाइज करने के बाद दूसरे तालाब में, या फिर जो पानी का है, पानी ऐसा ट्रांसफरेबल नहीं होगा कि हमने एक तालाब से दूसरे तालाब में जो है पानी का जो आउटलेट इनलेट है आपस में एक्सचेंज करें, तो उससे क्या होगा कि जो पानी में जो संक्रमण हुआ वो मछलियों तक फैलेगा। तो संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, इसका हमें पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसका मैनेजमेंट भी जरूरी। तालाब की जो तलछट और मछली जो अपशिष्ट होगा, जितना भी एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होगा उसको समय समय पर हटाना पड़ेगा, और जो बायोगैस और जो फर्टिलाइज की हम बात करें खाद बनाने की, तो इनका जो उपयोग है वो भी पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सही डेवलप हो और सही मायने में हम मछली का प्रोडक्शन कर सकें। साथ ही दस्तावेज, हमने रिकॉर्डिंग की बात भी करी कि हमें कैसे डेली रूटीन में
जो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे रिकॉर्ड कीपिंग हम करेंगे, प्रत्येक दिन हमें जल का परीक्षण करना होगा, वैक्सीनेशन का और ट्रीटमेंट का, जितने भी प्रकार के हमारे जो रोग होंगे उनका हम रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे। और भविष्य में जो योजना, जो रोग की जो ट्रैकिंग होगी उसमें हमारे लिए मदद करेगा। इसके हमने केस स्टडी तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, हमने कल भी पिछले लेक्चर में पिछले जो अध्याय हमारा चल रहा था हमने उस पर भी जिक्र किया था कि किस तरीके से जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है वो कुछ राज्यों में सफलतापूर्वक जो है अपना रखा है और किसानों को उससे प्रेरणा भी मिलती है, मदद भी मिलती है और हमें भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल निष्कर्ष रहता है कि एकीकृत रोग प्रबंधन वो सिर्फ हमारे केवल रोग को ही नियंत्रित करता है बल्कि उत्पादन को भी स्थिर और लाभकारी बनाता है। तो ये एक दीर्घकालिक समाधान है जो एक टिकाऊ एक्वाकल्चर की हम बात कर रहे थे, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की बात कर रहे थे, उसकी कुंजी है। तो यहीं से हम एक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।